नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 4th चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक प्रणालिका सोलेनोइड लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि प्रणालिका होती क्या है, ये किस काम में आती है। साथ में हम प्रणालिका की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यहां पर देखने वाले हैं। साथ में इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहां पर समझेंगे, देखेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रणालिका, लास्ट वीडियो में हमने एम्पियर का नियम पढ़ा और एम्पियर के नियम का एक अनुप्रयोग भी वहां पर देख लिया था। आज हम एम्पियर के नियम का दूसरा अनुप्रयोग यहां पर देखने जा रहे हैं, प्रणालिका सोलेनोइड। तो इस टॉपिक में आज के इस वीडियो में एम्पियर का नियम का उपयोग होगा। एम्पियर के नियम को हम यूज में लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं। देखिए, क्या था जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर अच्छे से समझाई था, एम्पियर का नियम। तो देखिए, एम्पियर का नियम किसी बंद वक्र से रिलेटेड था। क्या था कि किसी बंद वक्र से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू नॉट गुणा होता है। बंद वक्र में से जितनी भी धाराएं गुजर रही है उसका म्यू नॉट गुणा होता है। ये हमारे पास में है एम्पियर के नियम का गणितीय रूप, जिसको हम इस वीडियो में यूज में लेंगे, प्रणालिका के टॉपिक में समझेंगे। अब यहां पर बात करते हैं कि प्रणालिका होती क्या है, प्रणालिका किससे कहेंगे। तो देखिए, एक खोखला कुचालक बेलन होता है जिसके ऊपर एक समान रूप से तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं। तो उस व्यवस्था को हम प्रणालिका कहेंगे। जैसे ये हमारे पास में एक खोखला बेलन है, कुचालक बेलन है। इस तरीके से हमने यहां पर इसको दिखाया है। अब देखें, इसके ऊपर तार लिपटे हुए हैं और तार काहे के लिपटे हुए हैं, तांबे के तार लिपटे हुए हैं। इस तरीके से लिपटे हुए हैं। इस तरीके से ये हमने कुछ इसके ऊपर लिपटे हुए तार दिखाए हैं। ये देखो, यहां से कुछ धारा यदि आप प्रवाहित कर दें तो इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये जो व्यवस्था है इसी को हम प्रणालिका कह रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये हमारे पास में है कुचालक बेलन। चालक बेलन है, खोखला कुचालक बेलन है। इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये तांबे के तार हैं। ये क्या है? तांबे के तार। ओके, देखिए इसकी डेफिनेशन है जो मैंने डायग्राम में आपके सामने रखा है वही इसकी परिभाषा हो जाएगी कि यदि हम किसी खोखले कुचालक बेलन पर एक समान रूप से विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट दें। विद्युत रुद्ध तांबे के तार का यहां पर मतलब है कि उस तार के ऊपर एक कवर चढ़ा होता है। जैसे हम अपने घरों के अंदर बिजली फिटिंग के लिए कुछ वायर्स फिटिंग के लिए वायर जो यूज में लेते हैं उनके ऊपर एक प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है, तो वो होते हैं विद्युत रुद्ध तार। विद्युत रुद्ध तार, इसका मतलब है एक तार से दूसरे तार में सीधा आवेशों का प्रवाह नहीं होता, सीधा धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि वो विद्युत रुद्ध होते हैं। हालांकि उनके अंदर जो तार होता है उसमें से तो धारा बहती है, लेकिन उन पर जो आवरण होता है
वो कुचालक आवरण होता है, इस कारण से उनको हम विद्युत रुद्ध तार कहेंगे। क्या कहा जाएगा? विद्युत रुद्ध तार। डेफिनेशन में आपके सामने पुट करने जा रहा हूं। क्या है परिभाषा? देखें आप, यदि किसी खोखले, यदि किसी हम क्या ले लें? खोखला ले लें, कुचालक, खोखले चालक, खोखले कुचालक बेलन, खोखले कुचालक बेलन पर एक समान रूप से तांबे के तार, एक समान रूप से विद्युत रुद्ध तांबे के तार भी कैसे होंगे? विद्युत रुद्ध, तांबे के तार लपेट दिए जाएं एक समान रूप से विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट दिए जाएं तो प्राप्त व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। प्राप्त व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? परिनालिका कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो गई है, ये आपको समझ में भी आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो कि यदि किसी खोखले कुचालक बेलन पर, ये जो खोखला कुचालक बेलन है, ये खोखला कुचालक बेलन अक्सर चीनी मिट्टी का बना होता है। काहे का बना होगा? चीनी मिट्टी का बना होता है। इसको भी देखो एक एक करके मैं क्लियर कर देता हूं। चीनी मिट्टी का है, खोखला है, एक समान रूप से तार लपेटेंगे। अब यहां पर है विद्युत रुद्ध। विद्युत रुद्ध का मतलब है उनके ऊपर एक कुचालक आवरण होगा, एक तार से करंट दूसरे तार में सीधा प्रवाहित नहीं होगा। तांबे के तार लपेट दें तो उस व्यवस्था को हम परिनालिका कहेंगे, सोलेनोइड कहा जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब देखो ये जो परिनालिका है ये किस काम में आती है, इसका उपयोग कहां होता है? तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में इसको यूज में लेते हैं। इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो इसका उपयोग क्या है? उपयोग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में इसका उपयोग होता है। ओके, एक समान चुंबकीय क्षेत्र इसकी सहायता से हम उत्पन्न करते हैं। अब देखें परिनालिका की जो लंबाई है वो ज्यादा होगी, त्रिज्या कम होगी। तो लंबाई ज्यादा रखी जाती है और उसकी जो रेडियस है वो कम रखी जाती है। तो परिनालिका की त्रिज्या की तुलना में लंबाई काफी ज्यादा होती है। ओके, तो ये भी मैं आपके सामने पुट कर देता हूं। परिनालिका की लंबाई की तुलना में त्रिज्या कम होती है। परिनालिका की लंबाई की तुलना में त्रिज्या कम होती है। त्रिज्या कम होती है, लंबाई की तुलना में उसकी जो रेडियस है वो काफी कम रहेगी। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किसी परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसे क्रिएट होता है,
उसके लिए हम एक अलग से डायग्राम आपके सामने रखने जा रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा लेंगे ताकि हम बेटर तरीके से समझ सकें। ये हमारे पास में परिनालिका है, ऐसे ये ऐसे। अब मैं यहां पर इसके ऊपर कुछ विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट देता हूं। देखो कैसे तार लपेटेंगे। ये इस तरीके से है। ये हम कुछ ही तार लपेटेंगे ताकि ये समझने के लिए है, केवल और केवल किस लिए है, समझने के लिए है। ओके, ये इस तरीके से हमने दिखाया है। इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। ये आप इसको अच्छे से समझ ले में कि ये हमारे पास में है परिनालिका, परिनालिका है, और ये हमारे पास में तार। देखिए किसी भी धारावाही चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो चालक तार के चारों ओर वृत्ताकार पथों में होता है, जिसकी डायरेक्शन हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ये जैसे हमारे पास में चालक तार है जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, इसके कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र उसकी डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग करेंगे। इस धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तार में से जब धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से क्रिएट होगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो तार है वो इस तरीके से घूमकर इस तरीके से आ रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से आप समझेंगे। तो ये तार है ना वो उधर से इसके पीछे से होकर ऐसे आ रहा है, इसमें ये प्रवेश कर रहा है, ये वापस इसमें से ऐसे जा रहा है। तो इस बिंदु के ऊपर जो करंट है वो बाहर आ रहा है, धारा इसमें से बाहर निकल रही है। धारा बाहर निकल रही है तो मेरे अंगुलियां जैसे है उस हिसाब से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने वाला है। उस हिसाब से क्या उत्पन्न होने वाला है, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होने वाला है। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि इसके अंदर चारों ओर इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस तरीके से। ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हमने यहां पर दिखाई है इस तरीके से। फिर आप यहां पर देखें, ये इधर उत्पन्न होगा, ये इस तरीके से उत्पन्न होगा, ये ऐसे उत्पन्न होगा। ओके, फिर इसकी वजह से भी सिमिलर टाइप से ये पूरा का पूरा क्लोज लूप होगा। ठीक है, इस तरीके से क्लोज लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ये जो मैंने व्हाइट लाइंस दिखाई है ये चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे हम दिखा रहे हैं। इस तरीके से
यहाँ पर ये जो लाइंस है, धारा है, वो अंदर जा रही है, तो मेरी अंगुलियों की डायरेक्शन में इधर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस तरीके से उत्पन्न होने वाला है। अंगूठा अंदर रखेंगे, मुड़ी हुई अंगुलियां ऐसे होगी, इस तरीके से हम दिखाएंगे। इस तरीके से, और इस तार के लिए भी हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। इस तरीके से दिखा सकते हैं। ओके, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो, इसके बाद में जो मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट होगी, ये तो मैंने पर्टिकुलर एक एक वायर के लिए दिखाई है। इसके बाद में जो मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट होगी वो ऐसे होगी। इस वाली जो मैग्नेटिक लाइंस है वो ऐसे आएगी, और इस वाली मैग्नेटिक लाइंस ऐसे आएगी, और ये दोनों आपस में मिल जाएगी। इस तार की जो मैग्नेटिक लाइंस है वो इस तरीके से आएगी, इस वाली ऐसे आएगी, ये आपस में मिलकर इस तरीके से एक नई चुंबकीय क्षेत्र रेखा का निर्माण कर लेगी। और ये जो नई चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो इस तरीके से होने वाली है। देखो, इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं, इस तरीके से हम इसको दिखा रहे हैं विद्यार्थियों। या आप समझ ले, में इसमें भी देख लीजिए, इस तरीके से क्रिएट होने वाली है ऐसे। इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट होगी। अगली जो मैग्नेटिक लाइंस है वो इस तरीके से क्रिएट होगी ऐसे। इसके पश्चात जो मैग्नेटिक लाइंस है वो इस तरीके से क्रिएट होने वाली है। आप समझ लीजिए। इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट होने वाली है। डायग्राम आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, तो किसी प्रणालिका के कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से उत्पन्न होगा। आप चाहें तो एक दो लाइन और यहां पर दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अंदर, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस तरीके से होने वाला है विद्यार्थियों, ऐसे। तो देखो, यहां पर ऐसे समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्रिएट हो जाएगी। तो अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होने वाला है, इस तरीके से, थोड़ा डायग्राम थोड़ा बेटर आपको लगे, ये आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। ठीक दिख रहा है? ठीक है। इसको भी थोड़ा सा मैं इस तरीके से बना देता हूं, थोड़ा सही से लगे। ओके, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो किसी प्रणालिका के अंदर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से क्रिएट होता है, और अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो बहुत कम, न के बराबर, जीरो के समथिंग होता है। तो इसको भी मैं यहां पर आपके सामने रख देता हूं। ये दोनों स्टेटमेंट में आपके सामने रखने वाला हूं। देखिए क्या है, इस डायग्राम को हम थोड़ा साइड में कर देते हैं ताकि हम इसको थोड़ा बेटर तरीके से समझ सकें। देखिए, ये प्रणालिका है, और प्रणालिका के कारण से उसके अक्ष पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्रणालिका के अंदर
एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिनालिका के अंदर या परिनालिका की अक्ष पर, परिनालिका की अक्ष पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र लगभग शून्य रहता है। परिनालिका के बाहर क्या होगा? देखो, हालांकि मैग्नेटिक लाइंस तो है, लेकिन जैसे ये कोई वायर है तो इससे मैग्नेटिक लाइंस इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, इधर वाली भी आ रही है, तो और इधर भी आ रही। ऊपर तो है, चारों तरफ तो है 4, जबकि अंदर इतने से भाग के अंदर 4 मैग्नेटिक लाइंस है, तो बाहर तो बहुत कम है। यदि हम किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो वहां से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत कम होगी, जबकि परिनालिका के अंदर उनकी डेंसिटी काफी ज्यादा होगी। बाहर की तुलना में अंदर बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, या अंदर की तुलना में बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बहुत कम या शून्य होगा। तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं कि परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र शून्य, ये लगभग है भाई, या बहुत कम भी कह सकते हैं, शून्य होता है। ओके, यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए। अब परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होती है उसको थोड़ा सा यहां पर हम देख लेते हैं। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास में हेडिंग है लंबी परिनालिका। परिनालिका उसकी त्रिज्या की तुलना में लंबी ही होती है, कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वैसे ये जो चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र हम देख रहे हैं उसकी अक्ष पर, उसके अंदर। कहां पर? कारण उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ओके, इसके लिए हम एक सिंपल सा डायग्राम ले लेते हैं। देखिए डायग्राम क्या है, ये हमारे पास में परिनालिका है, ये मैं यहां पर परिनालिका ले लेता हूं। ओके, और इसके ऊपर ये हम इस तरीके से तार लपेट देते हैं, इस तरीके से हम इसके ऊपर तार लपेट देते हैं। इस तरीके से ये तार लिपटे हुए हैं। ऐसे आई धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा का प्रवाह हो रहा है। ये आपको इतना समझ आ जाना चाहिए। तो हमने देखिए क्या लिया है, परिनालिका की लंबाई, परिनालिका की लंबाई, परिनालिका की जो लंबाई है वो हम ले लेते हैं L। कितने ले लेते हैं? L। प्रवाहित धारा की, परिनालिका से बहने वाली जो धारा है वो हमारे पास में है I। फेरों की संख्या, देखो इसको भी आप समझ लें, फेरों का मतलब क्या है यहां पर कि इसके ऊपर जो हमने तार लपेटे हैं उनकी संख्या कितनी है। जैसे ये एक तार हो गया, 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ फेरों की संख्या 7 है, तो हमने टोटल इसमें फेरों की संख्या कैपिटल N ली है। कितनी ली है? कैपिटल N, यहां पर फेरों की संख्या हमने ली है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, विद्यार्थियों प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को हम स्मॉल n से पुट करेंगे। कुल फेरे बट्टे में कुल लंबाई, कुल फेरे बट्टे में क्या आएगा?
कुल लंबाई, तो कुल फेरे वो हमने लिए हैं कैपिटल एन, और कुल लंबाई हमने ली है एल। तो यहां से अपने पास में कैपिटल एन बराबर आ जाएगा एन इंटू एल। इतना समझ आ जाना चाहिए। मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही कहा था कि परिनालिका एम्पियर के नियम पर आधारित है। एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग से ही इसकी अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को समझेंगे, देखेंगे। तो यहां पर मैं एम्पियर का नियम लागू करने जा रहा हूं। क्या है एम्पियर का नियम? है एम्पियर के नियम से, देखो आसान सा नियम है। क्या है समझ लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन है वो बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू नॉट गुणा होता है। बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू नॉट गुणा होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जहां पर भी आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है उस बिंदु से होकर गुजरने वाला एक एम्पियर का बंद पथ का निर्माण करना होगा। तो यहां पर हम इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो अक्ष से गुजरने वाला एक हम बंद वक्र की परिकल्पना यहां पर करने जा रहे हैं। इसके लिए हम एक बंद वक्र का निर्माण यहां पर कर लेते हैं। देखिए क्या है, इस तरीके से मैं इसकी जो अपने पास में परिनालिका है उतना ही लंबा बंद वक्र का निर्माण कर लेता हूं। ये हमारे पास में एक बंद वक्र है, इसकी लंबाई परिनालिका की लंबाई के बराबर ही है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। इस बंद वक्र को मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी। ये हमने इनको नाम दे दिए हैं ए बी सी डी। तो यहां से आप देखेंगे ए बी है, ये है एल लंबाई का। कितनी लंबाई का है? एल लंबाई का है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए ये जो बंद वक्र है, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये बंद समाकलन को प्रदर्शित करता है। तो ये बंद समाकलन पूरे बंद वक्र के लिए है। यहां पर इस बंद वक्र को हम 4 टुकड़ों में तोड़ देंगे, 4 खुले भाग कर लेंगे। एक भाग ए से बी तक, दूसरा बी से सी तक, तीसरा सी से डी तक, सी से डी तक, और चौथा डी से ए तक। हम इसके 4 टुकड़े कर लेते हैं। पहला जो भाग है वो ए से बी तक बी वेक्टर डॉट टीएल वेक्टर, प्लस दूसरा जो भाग है वो बी से सी तक बी वेक्टर डॉट टीएल वेक्टर। तीसरा जो भाग है वो हमारे पास में सी से डी तक बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और चौथा जो भाग है वो डी से ए तक बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बराबर हमारे पास में है म्यू नॉट समेशन आई। ओके, अब यहां पर कुछ चीजें आप समझें कि ए से बी तक, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र इसी डायरेक्शन में क्रिएट होगा। चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और इसके ऊपर एल भी उसी डायरेक्शन में है, दोनों एक ही दिशा में है। डीएल और बी दोनों एक ही दिशा में है। यहां पर आप समझें ए से बी पर जो बी और डीएल के बीच का जो कोण है वो है 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। बी से सी पर, बी से सी के ऊपर देखें, बी से सी के ऊपर हमारे पास है बी और डीएल के बीच का जो कोण है वो है 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। बी से सी तक जो कोण है, इस चुंबकीय क्षेत्र इधर, लेंथ है इधर, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। फिर देखें आप सी से डी तक, तो सी से डी तक तो चुंबकीय क्षेत्र ही 0 है। चुंबकीय क्षेत्र ही कितना है? 0, क्योंकि सी से डी तक ये बाहर आ गया, और बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र बेहद कम, शून्य के लगभग नजदीक होता है। मैंने शून्य लिख दिया। फिर देखें प्लस में डी से ए तक, डी से ए तक, डी से ए तक फिर से जो एंगल होगा वो 90 डिग्री। देखें आप डायग्राम में, डी से ए तक फिर से इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, ये इधर होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा?
90। तो यहां पर बराबर म्यू नॉट समेशन आई। समेशन आई का मतलब है इस बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराएं। समेशन आई का मतलब है बंद वक्र से गुजरने वाली धाराएं, बंद वक्र से पारित धाराएं, पारित धाराएं। तो कितनी धाराएं गुजर रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसको आप समझें। देखें कितनी धारा का प्रवाह हो रहा है। इसमें ये जो तार है वो एन है और एक तार में से कितनी धारा बह रही है, आई। तो एन आई धाराएं गुजर रही है। कितनी धाराएं गुजर रही है, एन आई, क्योंकि फेरों की संख्या एन, एक फेरे में से बहने वाली धारा आई, तो एन आई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एन आई। तो यहां पर समेशन आई के स्थान पर आ जाएगा एन आई। एन आई हमें मिल जाएगा, एन आई हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इस कोस 0 का मान तो होता है 1, कोस 90 का मान 0, कोस 90 का मान फिर से 0, ये वाली वैल्यू तो 0 ही है। तो यहां पर देखें आप क्या आ जाएगा अपने पास में, यहां पर आ जाएगा ए से बी तक बी डी एल, फिर प्लस में ये पूरी की पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। 0 आ गया, इसका मान 0 होने की वजह से ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। कोस 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से ये भी 0 आ जाएगा, बराबर म्यू नॉट एन आई हमारे पास में आ गया है। अब देखें चुंबकीय क्षेत्र, इसको तो हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन से बाहर। क्यों ले लेते हैं, क्यों ले लेंगे, इसलिए ले लेंगे क्योंकि पूरी इस ए से बी तक चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है। परिनालिका का काम ही यही है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए यूज में आती है। तो ए से बी तक चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है, इस कारण से हमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर दिया है, म्यू नॉट एन आई। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। ए से बी तक के सभी अल्पांशों की लंबाई, ए से बी तक की जो लंबाई है वो एल है, तो ए से बी तक डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एल के इक्वल आप पुट कर सकते हैं। चलिए देखें आप, हमारे पास में क्या आ गया, बी ए से बी तक डीएल म्यू नॉट एन आई हमें मिल चुका है। अब देखें भाई ए से बी तक डीएल, तो ए से बी तक अल्पांशों की लंबाई, ए से बी तक अल्पांशों की लंबाई कितनी हो जाएगी, वो हमारे पास में है एल के बराबर। किसके बराबर है, एल के इक्वल है, तो रख दीजिए P इंटू एल बराबर म्यू नॉट एन आई। यहां पर हम इस एल का इधर भाग लगा देंगे तो हमारे पास में यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। और विद्यार्थियों इसे आपको अच्छे से दिमाग में फिट बैठा लेना है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो एन बट्टे में एल के स्थान पर हम स्मॉल एन भी पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल एन भी पुट किया जा सकता है। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, स्मॉल एन बराबर, अभी हमने लास्ट पेज के ऊपर ये पढ़ा, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो ये एन बट्टे में एल से स्मॉल एन प्राप्त होता है। देखो अब यहां पर समझें आप, यदि प्रणालिका के अंदर कोई माध्यम भरा हुआ हो, यदि प्रणालिका में कोई माध्यम भरा हुआ हो, तो कोई माध्यम भरा हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, कोई माध्यम भरा हो तो देखो जो निर्वात की चुंबकशीलता है उसके स्थान पर हमारे पास में आ जाएगी माध्यम की चुंबकशीलता, म्यू एन आई, म्यू कैपिटल एन आई बट्टे में एल, ये हमारे पास में आ जाएगा। म्यू के स्थान पर हम म्यू नॉट म्यू आर भी पुट कर सकते हैं, जहां म्यू नॉट तो निर्वात की चुंबकशीलता और म्यू आर को हम कहते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। म्यू आर क्या चीज है, आपेक्षिक चुंबकशीलता इसको हम कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है।
आपेक्षिक चुंबकशीलता कहेंगे। और ये हमारे पास में यहां पर है माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता इसको हम कहेंगे, माध्यम की चुंबकशीलता इसको हम कहेंगे। देखो तो हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, B बराबर म्यू नॉट म्यू आर एन आई बराबर म्यू नॉट म्यू आर एन आई बट्टे में एल। ये हमारे पास में जब किसी प्रणालिका की अक्ष पर कोई माध्यम मौजूद हो तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सूत्र आ चुका है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं। देखिए क्या है, एक 2 मीटर लंबी प्रणालिका में 500 फेरे हैं और यदि प्रणालिका से 2.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। जो आंकड़े हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं एक बार उनको पुट कर लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, प्रणालिका की जो लंबाई है वो हमें दे रखी है 2 मीटर, फेरों की संख्या टोटल जो फेरे हैं वो हमें दे रखे हैं 500 फेरे, प्रणालिका में से बहने वाली जो धारा है वो हमें दे रखी है 2.5 एम्पियर, बस इतना ही दे रखा है। अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट एन आई बट्टे में एल होती है। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन का मान हमारे पास में यहाँ पर है 500 गुणा आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 2.5, एल की जो वैल्यू है वो अपने पास में है 2 है। तो यहां से आप देखेंगे कि 4 को इससे गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 को इससे गुणा कर देंगे तो ये तो 5000, ये तो कितना आ गया 5000। और पाई का जो मान होता है वो 3.14 बट्टे में 2 गुणा 10 की घात -7, ये अपने पास में इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 1.57 इंटू 10⁻⁷। इसको भी गुणा कर लीजिए, 5 से गुणा करेंगे तो 35, 75 और 3 78 और 2 संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे, 3 जीरो इसमें से कम कर देंगे, ये आ गया अपने पास में टेस्ला में चुंबकीय क्षेत्र। या हम कह सकते हैं 7.85 गाउस, ऐसे भी कहा जा सकता है। ओके तो विद्यार्थियों ये था एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सीधी वैल्यू पुट करनी थी, आसान सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने प्रणालिका के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की, जितना अपने सिलेबस में है उसके बारे में पढ़ा जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे जिसमें हम 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करेंगे, 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा देखेंगे और काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगला वीडियो आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।